नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट के जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे और जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सबको कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे हिंदी में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सब क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है पत्र लेखन से और क्वेश्चन दिया गया है किस पत्र की भाषा सूचना पूरक होती है। बहुत महत्वपूर्ण है पहला ही क्वेश्चन। तो किस पत्र की भाषा सूचना पूरक होती है? तो कहना कार्यालय पत्र की भाषा हमारी सूचना पूरक होती है। किस पत्र की भाषा होती है? तो कह रहा है कार्यालय पत्र की भाषा हमारी सूचना पूरक होती है। अगर लिखा जाए या पूछा जाए कार्यालय पत्र किस भाषा में लिखा जाता है तो बताना ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में। कार्यालय पत्र में जो जानकारी होती है वो होती है आपकी अवकाश की जानकारी दी जाती है, नियुक्ति की जानकारी दी जाती है और पदोन्नति की जानकारी दी जाती है। ये जानकारी दी जाती है कार्यालय पत्र में और इसकी भाषा क्या होती है? सूचना पूरक। आवेदन पत्र जो होता है, जो हम नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, किस पत्र के माध्यम से करते हैं? तो कहना आवेदन पत्र के माध्यम से। इसमें संदर्भ होना अनिवार्य है। किस पत्र में संदर्भ होना अनिवार्य है? तो आवेदन पत्र। संपादन पत्र इस संपादन के लिए जारी किया जाता है और परिपत्र जो होता है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम गस्ती पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये जिस जगह से शुरू होता है वापस उसी जगह ही आ जाता है। कौन सा पत्र? याद रखना, परिपत्र। ठीक, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है पूछा जाता है। परिपत्र का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है सूचना देना। ठीक है, तो ये हमारे पत्र लेखन से जो चीजें बताई गई हैं आपको याद रखना। किस पत्र की भाषा होती है सूचना देने वाली? तो कहना परिपत्र की। ऐसा कौन सा पत्र है जो जिस जगह से शुरू होता है वापस उसी ही जगह आ जाता है? तो ये होता है परिपत्र। इसे गस्ती पत्र या सर्कुलर पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नौकरी के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है? तो आवेदन पत्र होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलंकार से क्वेश्चन है। निम्नलिखित अलंकारों में अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा अलंकार हमारा अर्थ अलंकार का भेद नहीं होगा? तो अलंकार के भेद होते हैं अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। तो जो दिए गए हैं अर्थ अलंकार का भेद नहीं, अर्थात जो अलंकार होगा इसमें एक शब्द अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है श्लेष अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, ये हमारा अर्थ अलंकार नहीं होता, शब्द अलंकार होता है। ठीक है, अगर पूछा है श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं तो दो होते हैं, याद रखना है, सैभंग अलंकार और अभंग अलंकार। ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन थे तो कौन सा हमारा अर्थ अलंकार के भेद में नहीं आता? श्लेष अलंकार, क्योंकि शब्द अलंकार है, जबकि अनन्वय, विभावना और रूपक अलंकार हमारे अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्णमाला से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया? ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? चार ऑप्शन, कंठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ या तालु। तो कंठ के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है? तो कंठ में हमारा ए आता है और आ आते हैं। ए और आ हमारे कंठ होते हैं। उसके बाद कंठ तालु में हमारे दोनों ए आ जाते हैं, ए और ए, कंठ तालु। उसके बाद कंठोष्ठ में हमारा ओ आता है और औ आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंठ तालु दिया गया है इसमें हमारे दोनों ए आ जाते हैं। जो हमारा तालु दिया गया है इसमें हमारी दोनों ई आ जाती हैं, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, तो याद रखना कंठ में क्या आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कंठ में दोनों ए आ जाएंगे, कंठ तालु में दोनों ए आ जाएंगे। ठीक है, कंठोष्ठ में दोनों औ आ जाएंगे। उसके बाद जो दिया गया हमारा कंठ, सॉरी सिर्फ दिया गया तालु, इसमें क्या जाएगा हमारा दोनों ई आ जाएंगे। तो ये जो ओ है हमारा किस में आया है? ये ओ हमारा यहां पर आया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। किस संयुक्त व्यंजन के निर्माण में केवल स्पर्श व्यंजन का प्रयोग होता है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी तरह सब क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। इसमें पूछा गया है किसमें केवल स्पर्श व्यंजन का प्रयोग है। पहले देख लेते हैं इनका वर्ण विच्छेद करके। जो कक्षा वाला 6 है हमारा, कै और से में टूट जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है त्रै, तै और रे में। उसके बाद जो दिया गया नहीं है जय और अय्या में। उसके बाद दिया गया श्रेय, स और रे में। तो इस तरह से टूट जाते हैं। अब देखते हैं कौन सा
स्पर्श व्यंजन से बना हुआ है, सिर्फ स्पर्श व्यंजन, केवल स्पर्श व्यंजन दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जय हमारा स्पर्श व्यंजन होता है और यहाँ हमारा स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा केवल स्पर्श व्यंजन से। एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है। उसके बाद ऐसे ही पूछा जाता है कौन सा ऐसा संयुक्त व्यंजन है जिसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, इसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो स है हमारा, ये हमारा ऊष्म संघर्षी है और रे हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहां पर अलंकार होता है आपका वृत्तीयानुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा होता है? वृत्तीयानुप्रास अलंकार। वृत्तीयानुप्रास अलंकार किसका भेद है? तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार का भेद है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये भी हमारा बड़माला से क्वेश्चन है। इसमें पूछा हमारा नासिकीय व्यंजन। तो नासिक व्यंजन के बारे में हमें पता है, स्पर्श व्यंजन का जो 5वां वर्ग होता है हमारा नासिकीय व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन का जो हमारा 5वां वर्ग होता है, जैसे आपका डे, उसके बाद अंगा, अड़े, ने और में, ये हमारे क्या है? पांचों ये नासिकीय व्यंजन है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत प्रसिद्ध रचना है, बार बार आती है। रचना के बारे में याद रखना। क्या पूछा गया है? बीजक किसकी रचना है? तो याद रखना, बीजक शब्द साकी रमेनी। बीजक शब्द साकी रमेनी, तीनों को, चारों को एक साथ बोलना। किसकी रचना है ये? कबीरदास जी की रचना है। कबीरदास जी के बारे में इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, कबीरदास के बारे में जो अन्य जानकारी है आपको याद रखना है। कबीरदास के बारे में अन्य जानकारी कि इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी सदुकड़ी, जिसे किस नाम से जानते थे? पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाषा के बारे में भी जानकारी याद रखना, गुरु के बारे में भी। ठीक है, और बीजक शब्द साखी रमेनी किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आएगा उससे सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं दिया गया है? पहला दिया है बेटी बिटिया, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण। क्या गण होता है या जन होता है? बधु बधुए। अब देखो, ये सिंगल सिंगल में भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बधु का बधुए होता है, श्रोता का श्रोतागण होता है, डिबिया का डिबिये नहीं होता। डिबिया का क्या होता है? डिबिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है, बेटी का बिटिया होता है। ठीक है, ये जो दो लास्ट के हैं सी और डी, आप याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है, सब इसी तरह के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। इसमें दिया गया सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का सही संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा हमारा सत धनमति, और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, संधि से क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये आधुनिक हिंदी का क्वेश्चन है, जो आज के समय में लेटेस्ट है। जो हिंदी का रूप बदला है वो सब है। दिया गया रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति से होता है? अब बताओ, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति से होता है? तो ये जो हमारा होता है, याद रखना है आपको, अभिधा से होता है। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन आता है, देखो पहले तो याद रखना, ये पूछा था शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। पहला तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है अभिधा, जिसमें पूरा वाक्य लिखा जाता है। जैसे मैंने बोल दिया अभिधा में हाथी, तो आपके दिमाग में हाथी की इमेज बनी होगी, तो ये क्या है? अभिधा है। ठीक है, जैसे हम रूढ़ में भी एक शब्द लिखते हैं, यौगिक में भी एक शब्द लिखते हैं, और योग रूढ़ में भी एक शब्द लिखते हैं, पूरा वाक्य नहीं आता है। ठीक है, रूढ़ शब्द में इसी तरह से, तो हाथी से ये अभिधा रूप है। उसके बाद लक्षणा में क्या होता है? जैसे मैं लिख देता हूं
हाथी चलता है। जैसे हमारा कोई दोस्त है और हम बोल देते हैं ये हाथी के जैसा चलता है, और जैसे ही वो उठ के गया हमने बोल दिया देखो हाथी चलता है। अब हमारा दोस्त गया था, हमने बोला हाथी चलता है, लेकिन हाथी तो नहीं था, वो था तो दोस्त। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे दोस्त में किसके जैसे लक्षण आ गए, हाथी जैसे, कि हाथी के जैसे चलता है अर्थात धीरे धीरे चलता है। तो ये हो गए लक्षण हाथी जैसे, तो ये हो गया लक्षणा, जबकि लक्षणा वाक्य में होता है, यहां नहीं आता। उसके बाद तीसरा रूप होता है व्यंजना। बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्यंजन नहीं लिखा है, ये व्यंजना लिखा है। और व्यंजना क्या होता है, याद रखना, जो हम व्यंग करते हैं, जो हम व्यंग करते हैं जिसे बोलते हैं तर्क या कमेंट करना। ठीक है, जैसे सूर्य अस्त हो गया। अब मैंने आपसे बोला सूर्य अस्त हो गया, तो इससे बहुत सारी जानकारी है कि आप सूर्य अस्त हो चुका है, आप अपने घर चले जाओ। दूसरा, सूर्य अस्त हो चुका है, गाय का चारा डाल दो। सूर्य अस्त हो चुका है, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करो। सूर्य अस्त हो चुका है, अस्त हो चुका है, आप खाना खा लो। ठीक है, तो ये होता है व्यंग के आधार पर जो चीजें बोली जाती हैं, यह लक्षणा के आधार पर जो लक्षण दिखाए जाते हैं। ठीक है, और ये दिखाए जाते हैं जो पूरा रूप बोल दिया जाता है, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आते हैं अभिधम। ठीक है, इसकी अलग से क्लास भी है, इसकी अलग से क्लास भी दी गई है, आप वो क्लास भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया हमारा ब्राह्म चिन्ह के बारे में कि ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं। तो ब्राह्म चिन्ह होते हैं, ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ही होता है विश्राम या ठहरना। ब्राह्म चिन्ह की संख्या कितनी है, 20 है। ब्राह्म चिन्ह की संख्या 20 है। किसके आधार पर है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, कामताजी प्रसाद के आधार पर। कामताजी प्रसाद के आधार पर ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है, 20। कौन सा ब्राह्म चिन्ह संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, पूछा जाता है। कौन सा ब्राह्म चिन्ह संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, तो बताना। योजक चिन्ह। ठीक है, जो लगा हुआ होता है किस तरह से, इस तरह से योजक चिन्ह होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए अंग्रेजी में कौन सा ब्राह्म चिन्ह प्रयोग नहीं होता, तो कहना पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। सही है, तो ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन है, बनते रहते। यहाँ क्या था, ब्राह्म चिन्ह का अर्थ या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कहना विश्राम या ठहरना। ठीक है, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और सांस लेने के लिए जो हम रुकते हैं वही हमारा ब्राह्म चिन्ह होता है, ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध का धुला हुआ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मुहावरा क्या होता है हमारा, ये वाक्य का अंश होता है, ना कि पूर्ण वाक्य होता है। उसके बाद मुहावरा हमारा कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो हमारा दिया गया है दूध का धुला होना अर्थात निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संधि से क्वेश्चन है। अभी पहले भी संधि से क्वेश्चन है, दूसरा भी संधि से हमारा क्वेश्चन आया। इसमें दिया गया है निश्चल में कौन सी संधि होगी, बहुत आसान है, निधन चल हो जाएगी। ठीक है, निश्चल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन आसान होगा उसे जल्दी बदल देंगे। अब देखते हैं इसमें कौन सा निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का भेद बताना है। कौन सा द्वंद्व समास का भेद है, दिया गया है यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, पीताम्बर। देश विदेश में कौन सा समास हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। पूछा है द्वंद्व समास के भेद, तो याद रखना द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो बताना 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। दूसरा होता है इतरेतर द्वंद्व समास। उसके बाद तीसरा होता है वैकल्पिक, क्या होता है, वैकल्पिक होता है। ठीक है, तो याद रखना द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, समाहार, इतरेतर और वैकल्पिक। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है नेक्स्ट, ये भी द्वंद्व समास है। इसमें दिया गया है द्वंद्व समास कौन सा है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास के बारे में अभी हमारी बात करी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, नर और नारी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटे। शुद्ध रूप कौन सा है जो वाक्य का शुद्ध रूप है,
ठीक है, तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी हमारा सुदरूप हो जाएगा, आप निसंकोच चले जाइए। ठीक है, याद रखना जो आसान क्वेश्चन है या जो हो सकता है उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो समझने वाला है वो पूरा समझाया जाएगा। उसके बाद इसमें देख लेते जो हमारा दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रारूप लेखन का अर्थ क्या होता है। पत्र लेखन से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रारूप लेखन से होता है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सब वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं और जो आने की संभावना है। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें भी दिया गया है शुद्ध वाक्य छांटना है। कृष्ण के अनेकों नाम थे। भगवान कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह हमारा सही रूप दिया गया है। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना छांटनी है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना को हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये हमारे पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं भी आती हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे आपकी मकरंद होती है। मकरंद किन की रचना है? तो कहना पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। उसके बाद रूपक रहस्य, रूपक अलंकार भी होता है, रूपक रहस्य इनकी अन्य रचना है। उसके बाद गोरख वाणी, गोरख वाणी। अन्य रचनाओं में गंगाबाई आती है, गंगाबाई किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था याद रखना, 1901 हुआ था। किस गांव में हुआ था? गांव का नाम याद रखना, पाली गांव पौड़ी में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1944 में मृत्यु भी आपकी पौड़ी में ही हुई थी। पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में जानकारी याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? स्पर्श व्यंजन में छांट लिया जाएगा कि स्पर्श व्यंजन का कौन सा वर्ग होता है। तो अघोष हमारा पहला होता है, जो बोलते हैं हम क, च, ट, त और प। ठीक है, ये हमारा अघोष होता है। तो इसमें देखो यहीं से मिल जाएगा जो हमारा च वर्ग दिया गया है, पहले वर्ग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा अघोष। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। ये भी हमारा अघोष से ही क्वेश्चन है, इसमें भी अघोष छांटना है। कौन सा अघोष होगा? अभी हमने बात कही है कचट्टप बोलते हैं शॉर्ट में, कचट्टप क, च, ट और प। और देखो यहां पर आया ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अघोष। ठीक है, वर्णमाला से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एक भी। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, कांत का कांति होता है, गधा गधी। कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गधा का गधी होता है, कांत का कांति नहीं होता। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण से क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ी सी में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? क्रिया विशेषण के बारे में पहले तो याद रखना, ये हमारे क्या होते हैं? अभिकारी शब्द होते हैं। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो कहना क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चारों भेद हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। ये हमारे क्रिया विशेषण के भेद है। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? हमारे अभिकारी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्या बताना है? रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हमारा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वह साल भर अनुपस्थित रहा,
क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन भी क्रिया विशेषण से, अच्छी बात है, एक साथ दो क्वेश्चन आ गए। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, चारों ऑप्शन में दे रखे हैं। क्रिया विशेषण कैसे शब्द है हमारे? ये अभिकारी शब्द होते हैं। कार्य क्या होता है? तो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य क्रिया विशेषण का होता है, लेकिन इसमें जो दिया गया वह कितना? साल भर, पूरे साल भर। ठीक है, इससे क्या पता चला हमें? पूरे साल से एक समय का पता चला, और समय क्या होता है हमारा? काल। कितना आसान क्वेश्चन था हमारा। काल को क्या बोलते हैं हम? समय बोलते हैं। काल जो पढ़ते हैं हम टेंस, ठीक है, 3, उसका शाब्दिक अर्थ समय होता है। और यहां देखो समय की ही बात की गई है, वह साल भर अर्थात पूरे साल। ठीक है, तो कालवाचक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तत्सम क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ये पूछा। हाँ, तत्सम शब्द कौन सा है? रात, यमुना, जनेऊ या बिजली? तो इसमें कौन सा शब्द हमारा तत्सम शब्द है? रात हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? रात्रि होता है। सभी को पता है रात का रात्रि होता है। यमुना, जनेऊ और बिजली। बिजली का क्या होगा? बिजली हमारा तद्भव है, इसका विद्युत हो जाता है। जनेऊ का क्या होता है? यज्ञोपवीत होता है। क्या होता है? यज्ञोपवीत। ठीक है, यज्ञोपवीत हमारा तत्सम होगा जनेऊ का। यमुना जो है ये हमारा तत्सम रूप होता है, इसका जो तद्भव रूप होगा यमुना का होगा जमुना। ठीक है, तो जो हमारा पूछा था कि इसमें कौन सा तत्सम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यमुना हमारा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? जमुना। जबकि रात हमारा तद्भव है, इसका तत्सम रात्रि। जनेऊ का यज्ञोपवीत, और बिजली का क्या होगा? विद्युत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों में तत्सम का चयन करिए। यहां पर भी तत्सम है। ठीक है, तत्सम से क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन दिए गए हैं, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी हिंदी पूरी पढ़ चुके हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तत्सम पूछा है, तो जो दिया गया हमारा जोगी, इसका क्या होगा आपका तत्सम? योगी हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा योगी तत्सम है, जोगी नहीं था। उसके बाद जो दिया गया है दूसरा जोबन, इसका हो जाएगा आपका यौवन। नेक्स्ट जमाई, इसका हो जाएगा जामात्र। जामात्र या जमाता होता है, याद रखना। उसके बाद जो दिया गया है यौवन, ये हमारा तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यौवन का हो जाएगा जोबन। अगर देखो आप चारों तत्सम तद्भव कर पाए हो तो सही है हिंदी। ठीक है, फिर तो अपने पूरे नंबर बनेंगे, लेकिन अगर यहां भी फंस रहे हो तो फिर गलत बात है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका तत्सम तद्भव से है। इसमें दिया गया है सपना, सयाना, ओस और यजमान। और इसमें क्या पूछा हमारा? तत्सम रूप बताना है। इसमें तत्सम रूप बताना है। सपना हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? स्वपन होगा। क्या हो जाएगा? स्वपन। उसके बाद जो दिया गया हमारा सयाना, ये हमारा तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा तो याद रखना संज्ञान होता है। नहीं पता हो तो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब वो है जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ओस हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तो याद रखना अवश्याय होता है। ठीक है, ओस का देख लो कैसा है। ये जो दिया गया है हमारा यजमान, ये हमारा तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? जजमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जजमान हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे हमारे तत्सम तद्भव से। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? ठीक है, ये आपके लिए गिव अवे है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हिंदी अगर आपको मस्त करनी है तो जुड़े रहो, हर दिन
नए हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आप करो और आपके यहां नंबर तो बन जाए और एग्जाम में नंबर ना बने। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है जो हमारा गिव अवे अन्य तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं ये बताना है। उसके बाद जो हमारा अन्य गिव अवे होगा ये बताना है आपको कि एक तो लरिया और दूसरा खलटाली। लरिया और खलटाली किस भाषा के नाम हैं। ठीक है, तो 3 गिव अवे। एक तो आपको यह बताना है विदेशी स्रोत, उसके बाद तत्पुरुष समास के उपभेद और लरिया और खलटाली कौन सी भाषा के रूप हैं। उसके बाद वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और नई वीडियो में।